हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस पाथ। ठीक है। जैसे कि ज्योति मैम ने अभी तक डीएसएमएस में टेंशन मेंबर तक कंप्लीट करा चुके थे। ठीक है, अब टेंशन मेंबर के आगे कंप्रेशन मेंबर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टेंशन कंप्रेशन मेंबर। देखिए, कंप्रेशन मेंबर, अब आपको सिर्फ पूरे चैप कंप्रेशन मेंबर के बारे में समझना है। जब आप चीज़ों को समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक रिलेट करके आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है, टेक्निकल बंदे हैं हम लोग। ठीक। तो टेक्निकल होता है, आप तो समझ ही सकते हैं कि बस उनको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन कैसा भी पूछते पूरा करके आते हैं। ठीक है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें इंट्रोडक्शन दिया है, जैसे कि है, संपीड़न उपांग किसी संरचना के वे उपांग होते हैं जो इस पर पड़ने वाला अच्छे संपीड़न बल वहन करते हैं। वहन करते हैं मतलब सहन करते हैं। संपीड़न उपांगों में स्तंभ एवं स्ट्रट दोनों सम्मिलित हैं। ठीक है, स्तंभ संरचना में ऊर्ध्वाधर स्थिति में होते हैं, जबकि संपीड़न ऊर्ध्वाधर या नत किसी भी स्थिति में हो सकते हैं। इस प्रकार कैंचियां भी स्थित संपीड़न क्षैतिज ऊर्ध्वाधर या नत किसी भी स्थिति में हो सकते हैं। तो देखिए, जो अपना कॉलम जो होता है, ठीक है, अब कॉलम क्या है, कॉलम तो स्ट्रेट रहेगा, वर्टिकली रहेगा। ठीक। लेकिन जो स्ट्रट होता है, संपीड़ांक, वो क्या है, हॉरिजेंटल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है। ठीक है। अब इसमें बकलिंग प्रोसेस क्या क्या है। भाई, किसी पे ज्यादा लोड लगाओगे वो ऑटोमेटिक झुक जाएगा भाई, है ना। बस वही है बकलिंग प्रोसेस पूरा। अगर आप कॉलम पे जैसे कि एक्सियल एक्सियल लोड लगाया, ठीक, ग्रेजुअली धीमे धीमे लगाते रहे। ठीक है, अब लगाते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो झुक जाएगा। झुक क्या जाएगा, बकल हो जाएगा। ठीक। अब जैसे कि 3 पॉइंट है, पहला बकलिंग। ठीक। देखिए ये है, एक्सियल लोड के कारण संपीड़न उपांग में होने वाले बेंडिंग को बैंकुचन कहते हैं। अब जो बेंडिंग होगी वही बकलिंग कहलाएगी। अब बकलिंग लोड क्या है, बकलिंग लोड है जब तक, मतलब जैसे ही वो बेंड करना स्टार्ट करता है, उस लोड को बकलिंग लोड कहते हैं। ठीक। एंड कंडीशन, एंड कंडीशन क्या है, अब कुछ भी हो, कॉलम या स्टेट, उसके एंड पे क्या क्या कंडीशन है, फिक्स्ड है, फ्री है, या हिंज है। ठीक। देखिए, ये लिखा है ना, फ्री है, हिंज्ड हो, या फिक्स्ड हो। ठीक। अब अब इसमें प्रत्येक स्तंभ में दो सिरे होते हैं, सभी को पता है। अतः उपयुक्त में संयोजन में स्तंभों की 4 सिरा स्थितियां बनती हैं, बनेंगी। आइए देखते हैं कौन कौन सी। पहली, एक सिरा आबद्ध व दूसरा मुक्त, यानी कि वन एंड फिक्स्ड एंड अदर फ्री। दूसरा, दोनों सिरे कब्जेदार हो, यानी कि दोनों सिरे हिंज्ड हो। थर्ड, दोनों सिरे आबद्ध हो, फिक्स्ड हो। ठीक। फोर्थ पॉइंट, एक सिरा आबद्ध व दूसरा कब्जेदार हो। आइए पता करते हैं। अब जैसे कि ये स्थिति दी गई है, ए वाली जो है ना, फिगर आप देख रहे होंगे, ए, बी, सी, डी और ई। ठीक। आइए, ए क्या है, ए दिख रहा है, उसमें क्या है, प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध तथा घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधी। घूर्णन मतलब रोटेशन, घूमना, उसके जो विरुद्ध है प्रतिरोध है, नहीं घूम सकता। ठीक। स्थिति में भी आबद्ध है, कहीं नहीं जा सकता, और घूमने में भी वो प्रतिरोधित है। ठीक है। ऐसे ही बी वाला पॉइंट देख लेते हैं। अब बी पॉइंट में क्या है, पहले पढ़ लेते हैं, फिर ऊपर फिगर में देखते हैं ना।
प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध परंतु घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधी नहीं। मतलब फिक्स तो है, ठीक है, लेकिन जो रोटेशन करने में है उसमें प्रतिरोधित नहीं है। ठीक, जैसे कि आप देख लेते हैं फिगर में बी पॉइंट क्या है। देखिए, घूम सकता है ये, लेकिन अपनी जगह से इधर उधर नहीं हो सकता है। सी, सी पे क्या है, घूर्णन के विरुद्ध आंशिक रूप से प्रतिरोधित परंतु स्थिति में आबद्ध नहीं। घूर्णन के विरुद्ध यानी रोटेशन के लिए वो प्रतिरोधित है, लेकिन अपनी स्थिति को में आबद्ध नहीं है, इधर उधर जा सकता है। ऐसे ही पहले तीनों पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ देख लेंगे, ठीक है। डी, डी में क्या है, घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित परंतु स्थिति में आबद्ध नहीं। ठीक, यानी कि घूमने में प्रतिरोधित है लेकिन स्थिति में आबद्ध नहीं है। ई क्या है, ना तो स्थिति में आबद्ध है, मतलब ना तो स्थिति में फिक्स्ड है, और न ही रोटेशन में ये कोई प्रतिरोधित है, यानी कि घूम भी सकता है, स्थिति में इधर उधर भी हो सकता है। आइए ई वाला देख लेते हैं। देखिए, ये घूम भी सकता है और स्थिति में इधर उधर भी जा सकता है। डी में क्या है, यानी कि परंतु स्थिति में आबद्ध नहीं, स्थिति में आबद्ध नहीं है, ठीक, लेकिन घूर्ण में आंशिक रूप से सॉरी डी वाला था, घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित है, यानी कि वो घूम नहीं सकता है लेकिन अपनी स्थिति को इधर उधर जा सकता है। यही 5 पॉइंट है, ठीक। अब इफेक्टिव लेंथ, अब इसकी इफेक्टिव लेंथ हम कैसे निकालेंगे बताइए। इफेक्टिव लेंथ जब हम निकालेंगे तो अब एक बात, पहले चलो जो थ्योरी है वो पढ़ लेते हैं, है ना। किसी संपीड़न उपांक की सबसे वर्तमान सिरा स्थिति के लिए प्रभावी लंबाई उस उपांक के अनुदैर्ध्य अक्ष पर स्थित उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी जिनके बीच उपांक का बंकन इस प्रकार हो जैसे वह उन बिंदुओं पर कब्जेदार स्थिति में हो। ठीक, कब्जेदार स्थिति का क्या मतलब है कि वहां से टोटल, जैसे कि अभी देखिए फिगर दिखा रहे हैं आपको, फिगर से समझाते हैं। ये है एक बीम थी है, फिक्स्ड है दोनों तरफ से, अगर इस पे लोड आया तो ऐसा तो है नहीं कि वो जहां से फिक्स्ड है वहीं से इधर उधर हो जाए, नहीं हो गया, थोड़े आगे से, यहां से, तो जैसे इसमें दिया है पी पॉइंट से, ऊपर से थोड़ी सी सीधी है, ठीक है, फिर पी पॉइंट से लेके, क्योंकि नीचे भी फिक्स्ड थी तो ऊपर से भी पी तक, नीचे से भी पी तक बचा है ना, और जो बीच की पी से पी तक की जो दूरी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, उसे कहेंगे इफेक्टिव लेंथ। ये कब है, जब ये फिगर जो है, जब दोनों एंड इसके फिक्स्ड है तब का है। ठीक, अब जो सेकंड फिगर है, अब बकलिंग से पहले तो ये था, नीचे फिक्स था ऊपर हिंज था, हिंज होगा तो भाई वहीं से निकल आएगा। अब फिक्स्ड है तो थोड़ा तो इस पर सहन करने की क्षमता होगी, तो यही समझ लीजिए कि मतलब समझाने के लिए समझा रहा हूँ मैं, कि थोड़ी सहन करने की क्षमता होगी, फिर ऐसा एक लोड आ गया कि हम नहीं सहन कर पाए तो थोड़ी आगे से ठीक रहा, फिर ये मुड़ गया। अब इसके क्या है, जो जहां से ये अपनी स्थिति से हटा है थोड़ा सा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, पी से पी पॉइंट तक के एल, जैसे इसमें था वैसे ही है। अब चलिए पता कर लेते हैं एल इफेक्टिव की वैल्यूज सारी, है ना। चलिए देखिए, ये है वैल्यूज। पहला क्या है, effectively held in position and restrained against rotation at both ends। इंग्लिश वाले स्टूडेंट समझ गए होंगे, हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी, हिंदी में भी लिखा है भाई, समझ जाएंगे। दोनों सिरों पर प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध, यानी कि दोनों सिरे फिक्स्ड है और घूर्णन के विपरीत प्रतिरोधित है, घूर्णन के विपरीत प्रतिरोधित है। ठीक, तो उसकी जो एल इफेक्टिव की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0.65 एल। दोनों सिरों पर प्रभाव, सेकंड, दोनों सिरों पर प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध व एक सिरे पर घूर्णन के विपरीत प्रतिरोध, यानी कि सिर्फ एक एंड जो है इसका वो घूर्णन के विपरीत प्रतिरोधित है। ठीक, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, L इक्वल टू 0.80 एल।
3 दोनों सिरों पर प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध हो परंतु घूर्णन के विपरीत प्रतिरोधित न हो। मतलब घूर्णन के विपरीत प्रतिरोधित मतलब रुका हुआ ना हो, मतलब घूम भी सकता हो। ठीक है। L इक्वल टू 1L। फोर्थ, एक सिरे पर प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध व घूर्णन के विपरीत प्रतिरोधित व दूसरे सिरे पर घूर्णन के विपरीत प्रतिरोधित। मतलब एक सिरे पर प्रभावी रूप से जो स्थिति है आबद्ध है, वह घूर्णन के विपरीत प्रतिरोधित भी है। एक सिरा उसका फिक्स्ड भी है और मतलब घूम भी नहीं सकता है। दूसरे सिरे पर क्या है, घूम तो नहीं सकता है लेकिन उसकी स्थिति है वो फिक्स्ड नहीं है। ठीक। अब फिक्स्ड नहीं है तो उसके लिए एल इफेक्टिव का मान क्या है, L इक्वल टू 1.20L। इसके फिगर से समझा दें क्या? ठीक है, अब नेक्स्ट फिगर से समझा देते हैं, ज्यादा जल्दी समझ में आएगा ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फिगर से आ जाएंगे। एक सिरे पर प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध व घूर्णन के विपरीत प्रतिरोधित। यानी कि एक सिरे में, जैसे कि ये हमारा कॉल है, इसका एक सिरा ये नीचे वाला देखते हैं क्या है, एक सिरे पर प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध हो, मतलब स्थिति इसकी फिक्स्ड है, वह घूर्णन के विपरीत प्रतिरोधित, घूम भी नहीं सकता है, फिक्स्ड भी है। ठीक है। तथा दूसरे सिरे पर घूर्णन के विपरीत, यानी कि घूर्णन मतलब रोटेशन के विपरीत आंशिक रूप से प्रतिरोधित, तो थोड़ा सा हो कि ना घूमे परंतु स्थिति में आबद्ध नहीं। अब स्थिति में आबद्ध नहीं है यानी ये फिक्स्ड नहीं है। तो अगर फिक्स्ड नहीं है तो कैसा फिगर बनेगा, ऐसा ही तो बनेगा। तो इसकी क्या वैल्यू जाएगी, ऐसी तो जाएगी, ऐसे जाएगी। तो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू को क्या कहेंगे, 1.50। ओके। चलिए नेक्स्ट, 6 पॉइंट। एक सिरे पर प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध परंतु घूर्णन के विपरीत प्रतिरोधित नहीं, आबद्ध जरूर है लेकिन घूम भी सकता है। और दूसरा सिरे के बारे में इसमें लिखा है पर घूर्णन के विपरीत प्रतिरोधित हो परंतु आबद्ध नहीं हो, मतलब घूम नहीं सकता है लेकिन अपनी जगह बदल सकता है, यानी फिक्स्ड नहीं है। क्या होगा, 20, मतलब 2L। 7, एक सिरे पर प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध व घूर्णन के विपरीत प्रतिरोधित, यानी एक सिरा बिल्कुल फिक्स्ड, घूम भी नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता, परंतु दूसरे सिरे पर स्थिति में आबद्ध नहीं है और ना ही घूर्णन के विपरीत प्रतिरोधित है। यानी कि सिंपल सा है, ये रहा स्ट्रेट है, ये थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ से अब इसको जोड़िए, अगर ये ऐसे जाएगा तो ऐसे ही तो जाएगा ना, यहाँ से, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2L। ठीक। सारा लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सामने से अगर थोड़ा सा माइंडली अगर से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। अब वैसे ही मैं समझा तो रहा ही हूँ, है ना। अब आते हैं लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन पे, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। सॉरी, देखिए, चलिए थ्योरी पढ़ते हैं। जिस अक्ष पर स्ट्रट या कॉलम के खंड का जड़त्व आघूर्ण न्यूनतम हो उस अक्ष पर खंड की परिभ्रमण त्रिज्या को न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या कहा जाता है। अब जैसे कि देखिए, अब यहाँ थोड़ा समझने वाली चीज है, ये माना हमारा कॉलम, ठीक है, ये हो गया हमारा कॉलम। अब एक तो इसकी जो एक्सिस है वो ये है, एक एक्सिस इसकी ये है, एक्स एक्स वाई वाई। ठीक है। अगर वाई वाई के अबाउट हम लेते हैं, ठीक है, माना वाई वाई के अबाउट हमने लिया तो आया x1, एक्स एक्स के अबाउट लिया तो आया x2। ठीक। अब इसमें से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कौन सा यहाँ यूज करेंगे, जो दोनों में से कम होगा, जो दोनों में से मिनिमम होगा। ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका, लीस्ट मतलब लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन सेक्शनल एरिया, जो उसका, जैसे अरे ये सॉरी,
कॉलम था, इसका जो एरिया होगा यहाँ पे ऊपर, वो एरिया यहाँ पे लेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ नहीं, रेफरेंस लाइन है वही। एक बार पढ़ लीजिए आप लोग, लेकिन कुछ है नहीं। अब स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक, किसी स्ट्रेट या कॉलम की प्रभावी लंबाई, जो इफेक्टिव लेंथ अभी पढ़ के आए हैं, और जो लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन था, यानी न्यूनतम परिवहन त्रिज्या के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक, एल अपॉन आर। आर कौन सा? मिनिमम। ठीक, देखिए अब इसके लिए कुछ वैल्यू होती है। जो अचल भार व अध्यारोपित भार के फलस्वरूप आने वाले भार वहन करते हो। अब कोई मेंबर है, ठीक है, वो सिर्फ अचल भार और अध्यारोपित भार के ही फलस्वरूप जो भार आता है उसको ही सहन करता है, तो उसका लीस्ट वो सॉरी उसका स्लेंडरनेस रेशियो हम कितना लेते हैं? 180। कोडल प्रोविजन है ये। सेकंड, जो केवल पवन यानी विंड और अर्थक्वेक के फलस्वरूप आने वाले भार वहन करते हैं तथा जिनके विरूपण से संरचना के किसी भाग में प्रतिबल पर प्रतिकूल परिणाम ना होता हो, उसमें स्लेंडरनेस रेशियो हम कितना लेते हैं? वो लेते हैं 250। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, इसके डिजाइन करेंगे, तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहाँ कितना लेंगे और कैसे लेंगे। ठीक, अभी जैसे कि अब कोई भी चैप्टर हम पढ़ेंगे तो पहले चैप्टर पढ़ते हैं, फिर उसको न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो पहले चैप्टर पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर उसको न्यूमेरिकल लगाएंगे, तब सब समझ में आ जाएगा। थर्ड वीडियो, सॉरी थर्ड पॉइंट है, जो सामान्यतः छत कैंची या बंधन व्यवस्था में तनन उपांग के रूप में कार्य करते हो, परंतु पवन और भूकंपीय बलों के कारण जिनमें प्रतिबल के प्रत्यावर्तन या उलट पुलट की संभावना हो। ठीक, उसका स्लेंडरनेस रेशियो कितना लेते हैं? 350। ओके, चलिए अब यह है शेप ऑफ सेक्शंस। कौन कौन से सेक्शन होते हैं? चलिए अभी एक नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। शेप ऑफ सेक्शंस, स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर। चलिए स्ट्रेंथ ऑफ यहाँ तक कंप्लीट कर देते हैं इसी वीडियो में, है ना। अब शेप ऑफ सेक्शन, भाई देखिए एक कोड़ी खंड, टू एंगल, नलिकाकार, आई सेक्शन। इंग्लिश हिंदी दोनों में बता रहा हूँ, ठीक है। डबल आई सेक्शन, चैनल सेक्शन। ठीक, देखिए अब स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर की सामर्थ्य। कोडल प्रोविजन कौन सा यूज करते हैं हम लोग इसके लिए? IS 800 1984। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करें तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको कभी मत भूलिएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा कि कंप्रेशन मेंबर की स्ट्रेंथ को किस IS का कोड के अनुसार बताया जाता है, तो IS 800 1984 में। ठीक है, देखिए अब होता क्या है, संपीड़न उपांग की सामर्थ्य अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी A इंटू अनुज्ञेय अनुज्ञेय अक्षीय संपीड़न प्रति यानी परमिसिबल एक्सियल कंप्रेशन स्ट्रेस। ठीक, सिग्मा AC। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है? यानी कि एरिया। सेकंड, अब देखिए अब जब इसका हम वो निकालेंगे, एरिया लेंगे, तो उसमें क्या करेंगे? अब रिवेट से होगा, तो रिवेट के लिए जो होल किए गए हैं उसकी जो कटौती की जाती है वो जरूरत नहीं है। ठीक है, अतः देखिए इस पर लिखा भी है, देखिए पढ़ लेते हैं ये। संपीड़न उपांगों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्ञात करते समय तनन उपांगों की तरह रिवेट के छिद्रों के लिए कटौती आवश्यक नहीं है, अतः भार गणना हेतु खंड का सकल क्षेत्रफल लिया जाता है, यानी ग्रॉस एरिया, पूरा एरिया लिया जाता है। ओके, अब ये हमारा अनुज्ञेय अक्षीय संपीड़न प्रतिबल पॉइंट पढ़ते हैं इसको भी। भारतीय के कोड IS
800 1984 के अनुसार संपीड़ांकों में कुल काट क्षेत्रफल ग्रॉस सेक्शनल एरिया पर अनुज्ञेय अक्षीय संपीड़न प्रतिबल निम्न से अधिक नहीं होना चाहिए। किससे अधिक नहीं होना चाहिए? देखिए आते हैं सिग्मा एसी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें जो मात्रक होता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या मेगा पास्कल यूज करते हैं। आइए देखिए किस किस से कम नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट सिग्मा एसी सिग्मा एसी इक्वल टू 0.6 एफ वाई, ठीक। एक सेकेंड है सिग्मा एसी इक्वल टू 0.6 एफ वाई फॉर्मूला। एक फार्मूला होता है, इसका नाम रैंकाइन मर्चेंट फार्मूला है, ये वहां से निकल के आता है। ये जो फार्मूला आया है आपके सामने, ये कहाँ से? रैंकाइन मर्चेंट फार्मूला है ये, रैंकाइन मर्चेंट फार्मूला, ठीक। रैंकाइन मर्चेंट फार्मूला। अब देखिए इसमें सिग्मा एसी क्या है, सबको पता है, अनुज्ञेय अच्छी संपीड़न प्रतिबल। एफसीसी क्या है? इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस, ये दिया है देखिए, एफसीसी क्रिटिकल स्ट्रेस है। ई सबको पता है इस बात के लिए, यंग मॉडुलस 2 × 10⁵ MPa। लेमडा, लेमडा नहीं दिया होगा तो लेमडा ऐसे निकालेंगे L/R से। एफ बाई क्या है इस बात के लिए? पराभव प्रतिबल, ठीक। ये हो गया। अब फैक्टर जो इसका एज्यूम करते हैं कोड से, वो 1.4 एज्यूम करते हैं, ये रहा, ठीक है। और दोनों में से देखिए, अब ये तो कंफर्म हो गया। अब इसमें इससे जो निकल के आएगा, माना हमारा इससे निकल के आया है, फर्स्ट वाले से इससे निकल गया x1, इससे निकल गया x2, तो कौन सा मानेंगे? जो दोनों में से मिनिमम होगा, ठीक है। जो जो दोनों में से, देखिए इसमें लिखा है सिग्मा एसी का मान निम्न में से न्यूनतम मान लिया जाएगा, दोनों में से जो कम होगा वही लिया जाएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जैसे कंप्रेस टाइप्स ऑफ कंप्रेशन में स्ट्रट के जो मेंबर होते हैं, कितने कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, फिर आगे लेसिंग भी आएगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भाई प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शेयर जरूर कीजिए, कमेंट में आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ भी कमी है इसमें तो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि इम्प्रूव कर नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे इम्प्रूव करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।